नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब इस समय जो ये भारतीय अवाम ताकत दल अपने पूरे देश में भारतीयता का माहौल और जाहिर तौर पर जब हमारा ये देश भारत राष्ट्र है तो माहौल इसमें भारतीयता का ही होना चाहिए और तभी ये राष्ट्र टिका रह सकता है, मजबूत रह सकता है। और इस भारत राष्ट्र में हमारे जितने भारतीय भाई बहन हैं जो उनकी ख्वाहिशें हैं कि वो शांति से, सुकून से, सद्भाव के साथ अपना जीवन निर्वहन करें, प्रगति करें, आप आपस में सुख दुख बांटते हुए आप आपस में भारतीय भाईचारा का निर्वहन करते हुए प्रगति करें और अपनी अपनी काबिलियत और प्रतिभा के अनुसार देश के उत्थान में, देश के उन्नयन में हमारे भारत को विश्व का सबसे आर्थिक ताकतवर, सबसे सैन्य ताकतवर, सबसे राजनीतिक ताकतवर, सबसे चारित्रिक ताकतवर बनाने में अपनी अपनी प्रतिभाओं का, अपनी अपनी काबिलियत का योगदान करें। ये तभी संभव है जबकि ये भारतीय भाई बहन इस बात को भी तस्दीक करते हैं कि उनके खुद के उनके खुद की प्रगति के लिए, खुद की शांति के लिए, सुकून के लिए और आपसी अखलाक मोहब्बत निभाने के लिए भारतीयता आधारित भाईचारा और भारतीयता आधारित एकता और सद्भाव इत्यादि का होना अति आवश्यक है। ये हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत आसानी से, बहुत सहजता से इस बात को मानना वो आरंभ कर दिए हैं और ऐसे मानने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। अब इसके विपरीत जो शक्तियां, जो ताकतें हमारे समाज में विखंडन और विभेद और विभाजन करके अपने राजनीतिक स्वार्थ की गतिविधियां या साजिशें चला रही हैं और उसी के आधार पर वोट और सत्ता और उसी के आधार पर वोट
हमारे भारतीय भाई बहनों से छीनने की साजिश कर रही हैं और सत्ता हथियाने की साजिश कर रही हैं। वो ताकतें, इस तरह की ताकतें जो अभी माहौल बताया गया है कि जिस माहौल में सभी अपने भारतीय भाई बहन आप भारतीयता आधारित आपसी एकता, आपसी भाईचारा, आपसी सद्भाव और आपसी अखलाक मोहब्बत इत्यादि के लिए वो सहमत हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं और ऐसे लोगों की तादाद बढ़ रही है और भारतीयता का माहौल स्थापित हो, इसके लिए भी वो कम से कम सोचना आरंभ कर दिए हैं, प्रयास भी चल रहे हैं। तो ऐसे माहौल में अभी जो ताकतों का वर्णन किया गया है, ये ताकतें अपना अस्तित्व अपने अस्तित्व को ढूंढ रही हैं, अपने अस्तित्व को वो खतरा मान रही है, अपने अपने वजूद को नहीं देख पा रहे हैं कि इसमें ऐसे माहौल में उनका वजूद कैसे रहेगा, कैसे बच पाएगा। सवाल इस बात का है कि उन ताकतों को चलाने वाले और उन ताकतों की जो समर्थक हैं या अंधभक्त कर लीजिए, वो भी समझें कि अहमियत इस देश, अहमियत अपने भारत राष्ट्र का है, अहमियत अपने भारतीय भाई बहनों का है और बाकी अहमियत इसके बाद है, बाकी अहमियत इसके बाद है। अब उदाहरण के तौर पर इस देश में भारतीयता आधारित भाईचारा की आवश्यकता है, लेकिन बीजेपी को ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को ले लीजिए, जो राष्ट्रवाद का एक मुखौटा स्टिकर चिपकाए हुए है। और ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई और पार्टी, कोई और राजनीतिक दल राष्ट्रवाद का, देशभक्ति का, देश की बात नहीं करता है। हमेशा अपनी जातियों की बात करते हैं और कभी वो अल्पसंख्यक इत्यादि की बात करते हैं, लेकिन देश की बात कोई जो है, देश की बात कोई नहीं करता सिवाय भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन जो देश की बात करता भी है, वो भारतीय जनता पार्टी जो देश की बात करती भी है, वह देश के लिए कितना खतरनाक है, इसको भी देखने की जरूरत है। मसलन इस भारत राष्ट्र को जरूरत है कि उसके जितने देशवासी हैं, मतलब हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं, उनमें भारतीयता आधारित एकता स्थापित हो। बीजेपी के सुबह सालार ये खुलेआम प्रचार करते फिरते हैं, दिखाई देते हैं कि वो हिंदू एकता की बात करते हैं। बताइए, हिंदू एकता मतलब भारतीय एकता जो है, भारतीय एकता को सीधी चुनौती। मुस्लिम एकता का मतलब है भारतीय एकता को सीधी चुनौती। और यही नहीं, जो और भी नीचे जो डिनोमिनेशंस हैं, जातियों और उपजातियों के नाम पर, वो ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल का कुर्मी कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों को ही सिर्फ और एकता की वकालत करने वाले, वो भी जो है वो भी हमारी आवश्यक भारतीय एकता के लिए चुनौती है। तो ये मतलब जिस भारतीय एकता की जरूरत इस देश को है, अब सबसे बड़ी दुख की बात है कि इसको समझाना पड़ रहा है। और ये ताकतें ये न सोच करके भाई देश यदि टिका रहेगा तभी इनकी राजनीति भी चल सकती है, लेकिन यह
उसी देश के अस्तित्व को खतरे में डाल करके ये राजनीति हमेशा करते आए हैं। देश में भारतीयता का माहौल हो, भारतीय एकता का माहौल हो, भारतीयता आधारित सद्भाव का माहौल हो, ठीक इसके विपरीत इनकी गतिविधियां, इनके आचरण, इनके व्यवहार होते चले आ रहे हैं। इसलिए भारतीयता के माहौल में ये अपने वजूद को ढूंढ रहे हैं, ये अपने वजूद के लिए परेशान है, जो कि निहायत गलत है। वह भी इस देश के सम्माननीय नागरिक हैं और उनको नागरिक की भांति उनको चिंता करनी पड़ेगी इस देश की और अपने भारतीय भाई बहनों की। भलाई उनकी इसी में है और देश की भी भलाई है कि वो भारतीयता को समझें और भारतीयता के इस प्रयास में, इस मुहिम में, इस आंदोलन में वो भी शरीक हो। अपने संकीर्णता आधारित जो गतिविधि चला रहे हैं और जिसमें अपने वजूद को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अभी भी वो सुधरने का जो है यानी कोई संकेत नहीं दे रहे हैं। अलबत्ते जो भारतीय जनता दल अभी फिलहाल YouTube के पैगाम के माध्यम से ही अपने भारतीय भाई बहनों में भारतीयता का और भारतीयता आधारित एकता, भाईचारा, सद्भाव, इखलाक, मोहब्बत का को स्थापित करने के लिए, को लाने के लिए जो प्रयास कर रहा है, उसी का विरोध कर रहे हैं। और वो विरोध मतलब कि वो विरोध जो है यानी कुतर्कों और उलूल जुलूल शब्दों और अनाप शनाप मैंने बातों से वो करना चाहते हैं। वो करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे ये बीजेपी, देखिए ये जो बातें बीजेपी के विषय में कोई उदाहरण, कोई कथन जो कहा जा रहा है, तो उनके छुट भैये अभी फिलहाल उनके छुट भैये जो सिखा पढ़ा करके भारतीय जनता दल के पदाधिकारी से मिलकर कहते हैं, उसी के आधार पर, यानी उसी के आधार पर ये कहा जा रहा है। अब हालांकि ये पूरी संभावना है कि इनका नेतृत्व, बीजेपी का नेतृत्व और बीजेपी के बड़े नेता इस बात को तुरंत इनकार भी कर सकते हैं कि हमने कहाँ कहा, वो कोई और होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि ये पार्टियां जो है, जो उनके मन में है, वो कहलवा देती हैं कि किसी और नेता से, और जब वो ये देखते हैं कि इसकी प्रतिक्रिया बड़ी उल्टी पड़ रही है, तो दो तरह से बचाव करते हैं कि ये उनका निजी वक्तव्य है, नंबर एक, और जो है, और ये पार्टी का मैंने और ये पार्टी का विचार नहीं है। और वो तीसरा वो इस बात का सहारा लेते हैं कि वह मेरी पार्टी में ही नहीं है। तो और चौथा जो सहारा लेते हैं, अरे ये मीडिया ने ही जो है तोड़ मरोड़ कर मेरी बातों को मैंने पेश किया है या प्रचारित कर रहा है, जबकि वह उनके मन में क्या बसा हुआ है वही निकलता है। तो उसी प्रकार जो है, जो इनके सिखाए पढ़ाए छुट भैये बीजेपी के जो आते हैं भारतीय जनता दल के पदाधिकारी से मिलने के लिए,
उन्हीं के कथन को उन्हीं के कथन को यदि 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 सामने लाया जाए तो वो हमें हमेशा क्या क्या कहते हैं कि हमारे योगी का क्या होगा, हमारे मोदी का क्या होगा और सनातन का क्या होगा। यह देश को जानना चाहिए कि यह देश योगी के लिए नहीं बना है, यह हमारा देश मोदी के लिए भी नहीं बना है, यह देश सनातन के लिए भी नहीं बना है, यह देश इस्लाम के लिए भी नहीं बना है। यह देश जो है ईसाई पंथ के यह देश ईसाई पंथ के लिए नहीं बना है, यह देश भारतीयों के लिए बना है, जिसमें सभी भारतीय सुरक्षित रहें, आपस में मिलजुल के रहें, भाईचारे के साथ रहें, प्रगति करें और जो भी सुख दुख हो उसको बांटते हुए, देश को मजबूत करते हुए जो है आपसी उन्नयन करते हुए, उत्थान करते हुए और अपने देश को विश्व में सबसे आगे ले जाएं, इसकी जरूरत है। और इसी माहौल में हमारे कुछ भारतीय भाई बहनों का जो हिंदू सनातन पंथ है, हमारे कुछ भारतीय भाई बहनों का जो इस्लाम पंथ है, हमारे जो कुछ भारतीय भाई बहनों का जो ईसाई पंथ है और हमारे कुछ भारतीय भाई बहनों का जो सिख पंथ है, ये सभी सुरक्षित है। हमारे इस भारतीय परिवेश में सभी सुरक्षित है, सभी सम्माननीय है और सभी जो है वो प्रतिष्ठित है। लेकिन शर्त यही है कि चूंकि यह व्यक्तिगत आस्था है, अपनी अपनी आस्थाएं हैं, उसको व्यक्तिगत तौर पर ही उसका निर्वहन करने की आवश्यकता है। घर के अंदर जो भी है, आपको शबद कीर्तन करना हो और सिजदा करना हो, नमाज पढ़ना हो और घंटी बजानी हो, हरि कीर्तन करना हो, भजन करना हो, कुछ भी करना हो, आप अपने पसंद के अनुसार, अपने पंथ के या संस्कारों के अनुसार आप कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा माने घर के बाहर जो आप निकलेंगे, जो हमारा सामूहिक जीवन है, जो हमारा सार्वजनिक जीवन है, वो शुद्धतः भारतीय है और शुद्धतः राष्ट्रीय है। उसमें किसी भी पंथ की भूमिका और किसी भी पंथ का तांडव जो है उसकी इजाजत बिल्कुल नहीं है। सार्वजनिक जीवन में कदापि इसकी इजाजत नहीं है। कोई कहे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, यहीं से तो यानी जहर बोने की शुरुआत होती है। गर्व से कहो हम मुस्लिम हैं, गर्व से कहो हम ईसाई हैं या सिख हैं, कहना नहीं होगा, एहसास करना होगा। और जब वक्त की मांग हो तो कहना भी पड़ेगा कि हम गर्व से यानी हमें भारतीय होने में ही गौरवान्वित है। बाकी यानी हिंदू होने पर, मुस्लिम होने पर, सिख होने पर, ईसाई होने पर गौरवान्वित होने का कोई प्रश्न नहीं है। इसलिए कि हमारा देश ये भारत है। इतनी छोटी सी बात और इतनी मोटी सी बात आज ऐसे तत्वों के दिमाग में घुसाते आज 2.5 साल हो गए। क्योंकि इनके मन में स्वार्थ भरा है। स्वार्थ किस चीज का? कि संकीर्ण बातों को उठा करके सत्ता हथियाना। ये कुछ भी कहे, बीजेपी का ही ले लीजिए, जब भी चुनाव आता है ये 80-20 ही करते हैं।
हालांकि 80-20 को छिपाने के लिए इनके सिवा सालारों ने बहुत तर्क दिया। हम तो 80-20 ये कह रहे थे कि जो लोग विकास में विश्वास करते हैं वो 80 हैं, जो विकास में विश्वास नहीं करते हैं वो 20 है। लेकिन 80-20 किस लिए कहा गया, 80-20 की बात योगी महोदय ने किस लिए कही, ये बिल्कुल स्पष्ट था। और किस तरह से ये समाज में जहर बोते हैं और जहर बेचते हैं, पेडल करते हैं, सेल करते हैं। यह भी हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे देश के आदरणीय भारतीय भाई बहन अच्छी तरह से देख रहे हैं। तो ये इनका 80-20 है। और फिर वो जो गद्दार, देश का गद्दार है वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, वो सरेआम हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को भड़का रहा है। वो कैसे कहता है कि सभी काम सरकार थोड़ी करती है, बाकी सब काम आपको करना है। मतलब कि इस देश में सरकारी व्यवस्था होने के बावजूद हथियार उठाओ, ये कहता है वो। और उसी की एक और डिग्री बढ़ करके वो दीपक त्यागी अपराधी, जो कि चोंगा वोंगा पहन करके यति नरसिम्हानंद सरस्वती बन गया है, कहता है कि तलवार उठाओ और जो है वो मुसलमानों का नाश करो, ये कहता है। तो ऐसे तत्व हैं, तो ऐसे तत्व। और हम नहीं कहते कि इतना यहीं पर है, और भी तत्व हैं। इस्लाम आस्था में भी है, इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में भी है। वो गर्दन काट के लाओ, हाथ काट के लाओ। हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में भी है। बेअदबी हो गई, मार दो, हाथ पैर काट लो, ये सब क्या है? हमारे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह, खुदीराम बोस, लोग अपनी जान दे करके इस देश में आज़ादी ला रहे हैं। और ये सिखा रहे हैं कि भाई हम सभी लोग भारतीय हैं। और जो है ये सिर्फ और भगत सिंह ने तो ये भी भगत सिंह तो ये भी बता गया है कि भाई ये जो काले अंग्रेज है, जो काले अंग्रेज हैं, जो कि हमारे देश में विखंडन करके अपनी स्वार्थ नीति चलाएंगे, इनका विनाश करना है। और उसी में ये पंथ आधारित जो ये कट्टरता, कोई 80-20 की बात कर रहा है, कोई जो है हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को भड़का रहा है, कह रहा है कि तलवार उठाओ और मुसलमान का नाश करो। कोई कह रहा है कि गर्दन काट के लाओ, हाथ पैर काट के लाओ। उसके गर्दन की कीमत लगाते हैं करोड़ों में। कभी वो बेअदबी की बात। ऐसी सारी प्रवृत्तियों को जब तक इनका विनाश नहीं किया जाएगा, तब तक जो है भारतीय एकता को स्थापित करने में दिक्कत आएगी। ये सभी लोग जाने। और उन शक्तियों का जैसे उदाहरण के लिए कहा जा रहा है कि जैसे ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है, हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को भड़काता है और देश में अराजकता फैलाता है और नफरत फैलाता है। और उसके तर्क तो आप सुनिए। वो जो है जिस देश को जरूरत है भाईचारे की, भारतीय भाईचारे की, ये उसी का उपहास करता है और उसी पर व्यंग कसता है, मजाक उड़ाता है। कहता है कि भाईचारा क्या होता है। गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ बोलता है कि भाईचारा क्या होता है। वो भाईजान हो गए और हम चारा बन गए। बताइए, दुख इस बात का है, विशेषता इस बात की है
कि ऐसे तत्वों को समर्थन जो मिल रहा है, उसकी सभाओं में लोग जाते हैं और तालियां बजाते हैं। समस्या यहां है। और उसी प्रकार ये असदुद्दीन ओवैसी ये क्या बोलता है कि जब तक हम किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री नहीं जब तक हम किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री नहीं बना लेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। अरे असदुद्दीन ओवैसी महोदय, तुम कितने बेवकूफ आदमी हो, बेवकूफ भी हो, दुष्ट भी हो, कि इस देश में कोई मुसलमान नहीं है और न तुम मुसलमान हो। तुम मुख्यमंत्री बन सकते हो, प्रधानमंत्री भी बन सकते हो, लेकिन मुसलमान बन करके नहीं। तुम यदि मुख्यमंत्री बनना चाहते हो, प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, तो सिर्फ जो है भारतीय के रूप में। ये मोदी और योगी जैसे ये तो अपवाद हैं देश के, और देश के कोड हैं। जो कि आज तक मोदी ने अपने को कभी भारतीय नहीं माना, देशवासियों को भी कभी भारतीय नहीं माना। और जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब भी हमारे गुजरात में रहने वाले भारतीय भाई बहनों को भी इन मोदी महोदय ने कभी उनको भारतीय नहीं माना। तो ये तो देश का अभिशाप है, कोड है। और उसी तरह से कोड जो है ये योगी है। ये कहते हैं कि हम गर्व से कहते हैं हम हिंदू है। किसी भी हिंदू को, किसी भी मुस्लिम को जो संवैधानिक पद है मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का, बैठने का बिल्कुल हक नहीं है, और बिल्कुल औचित्य नहीं है, और बिल्कुल उसकी पात्रता नहीं है। ये सभी लोग जान गए। तो इन कोड़ों से, जो कोड़ हैं इस देश के, मोदी और योगी, उनसे शिक्षा लेकर के, और इस गुमान में मत रहिए असदुद्दीन ओवैसी कि मुसलमान बन करके आप जो है इस देश का मुख्यमंत्री बनेंगे और इस देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। आप बन सकते हैं, लेकिन ये सब सारी आदतें आपको छोड़नी पड़ेगी। भारतीय बन करके और भारतीय एकता को स्थापित करके नीति चलाइए, लोग आकर्षित होंगे, आपके समर्थन में आएंगे। मुख्यमंत्री भी आप बन सकते हैं, और इस देश का प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, मुसलमान बन के नहीं, भारतीय बन करके। तो जो बीजेपी वाले सिखाते हैं, बीजेपी के सिवा सालार जो सिखाते हैं, या गद्दार पुष्पेंद्र कुलशे जैसे लोग सिखाते हैं हिंदू एकता की बात। बताइए, देश को आवश्यकता है भारतीय एकता की। सभी लोग एक साथ आए, सभी लोग जो है भारतीय माहौल में एक हों, और बीजेपी वाले सिखाते हैं हिंदू एकता। कितने बड़े दुश्मन हैं ये। और इन्हीं से सीख लेकर के असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी इत्यादि तमाम तत्व जो है वो मुस्लिम एकता की बात करते हैं। ऐसे लोग ही तो इस भारत के राष्ट्र के दुश्मन हैं, और ऐसे लोगों की गतिविधि ने जो है इस देश को कमजोर किया है, और देश बांटने की भी जो कारक बने, ऐसे ही भावनाएं, ऐसे ही विचार, वो उस आग में जो है घी का काम किए। और देश कमजोर रहे, देश बढ़ता हुआ बिल्कुल दिखाई दे, देश की नींव जो है वो कमजोर है। यही तो मंशा है इसकी जीएनपीसी की। जीएनपीसी जो गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी है, उसकी मंशा को पूरे देश वाले, पूरे हमारे देश के लोग, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय आवाम बहुत गौर से पहचाने कि ये जो जीएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी काकस या कांग्रेस, हमारे देश को हमेशा बटा हुआ, कमजोर के रूप में देखना चाहती है।
कमजोर करना भी चाहती है और कहती है कि जो है वो यूक्रेन का और यूक्रेन और रूस के विषय में वो मसला हल करे। अरे गद्दारों, इस देश को कमजोर कर दिया, इस देश को लूटा भी, और कह रहे कि यानी ये जो है और नेहरू ने क्या क्या गद्दारियां की, इंदिरा गांधी ने क्या क्या गद्दारियां की, और तुम लोगों को पछतावा तक नहीं है। विशेषता दुख इस बात का है कि इन देश के गद्दारों को अपनी गद्दारी पर पछतावा तक नहीं है। उस इंदिरा गांधी, जिस इंदिरा गांधी का ये सब महिमा मंडन करते हैं, वैसे तो इस इंदिरा गांधी ने हत्याएं बहुत करवाई हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या, लाल बहादुर शास्त्री की हत्या, ललित नारायण मिश्र की हत्या, नागरवाला की हत्या, और किसी की भी जो है इन सबों ने जांच होने नहीं दिया। इस कदर के सब जिन्होंने हत्यारे हैं जेएनपीसी वाले और गद्दार इंदिरा गांधी जैसे लोग। जिस 71 के युद्ध का ये तमगा लुटवाते हैं, वो इंदिरा गांधी को लेकर के, वो जो है मतलब 95,000 पाकिस्तानी सैनिक को जो आत्मसमर्पण करवाई हमारी भारतीय सेना, यह विश्व के इतिहास में बिल्कुल अद्वितीय है। विश्व के इतिहास में बिल्कुल अद्वितीय घटना है कि सन 71 की लड़ाई में हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान की 95,000 सेना का आत्मसमर्पण करवाया और उनको युद्ध बंदी बनाया। और शिमला समझौते के तहत कोई भी देशभक्त होता और कम से कम जिस देश ने उसको प्रधानमंत्री बनाया और उसके नमक का थोड़ा सरिया उसका वो अदा करने की थोड़ी भी भावना होती, तो 95,000 जो पाकिस्तानी सैनिक जो कि भारत के कब्जे में थे और भारत के कब्जे में युद्धबंदी के रूप में थे, तो इतने बड़े अपमान को जो है पाकिस्तान झेल नहीं पाता। बड़े आसानी से, आराम से पाक अधिकृत कश्मीर पीओके या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है आराम से भारत को मिल गया होता। लेकिन ये गद्दार इंदिरा गांधी ने 95,000 पाकिस्तानी युद्धबंदी जो भारत के कब्जे में है, शिमला समझौते के तहत उसने पाकिस्तान को सौंप दिया। और जो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो कि उसी के बाप जो कि गद्दार इंदिरा गांधी के बाप का ही पाप है, जो कि पीओके हमारी भारतीय सेना के द्वारा 1948-49 में जीता नहीं जा सका, तो उसी गद्दार इंदिरा गांधी के बाप गद्दार जवाहरलाल नेहरू का ही पाप है। तो उस पाप को वह धुल सकती थी, लेकिन वह भी उतनी ही गद्दार थी कि इंदिरा गांधी की 95,000 पाकिस्तानी युद्धबंदियों को देते समय जो है उस पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में उसने वापस नहीं करवाया। बड़े आराम से, और कोई भी देशभक्त होता तो वो ले सकता था। और इतना ही नहीं, वो इंदिरा गांधी ने इतना ही वो गद्दारी नहीं की, बल्कि हमारे जो युद्धबंदी पाकिस्तान के कब्जे में थे 5 या 6,000, उसको इस गद्दार इंदिरा गांधी ने छोड़ दिया। तो देश इन गद्दारों को समझे। और दुख इसी बात को कि आज भी इस गद्दार राहुल गांधी की सभाओं में लोग दिखते हैं। ये मीडिया वाले आज भी जो है इस गद्दार राहुल गांधी को महत्व देते हैं। उसके हर एक बात को बड़ी
बहुत प्रोमिनेंस के साथ, बहुत बड़ी प्रमुखता के साथ दिखाते हैं। राहुल गांधी को ये मीडिया वाले देश के दुश्मन हैं, बहुत बड़े दुश्मन हैं, बहुत बड़े गद्दार भी हैं, बहुत बड़े दुश्मन भी हैं। आज भी गद्दार राहुल गांधी की बातों को बड़ी प्रमुखता से दिखाते हैं सब। तो और जब भी नेहरू की बात आती है, गद्दार नेहरू की बात आती है, कितनी सफाई से उसको बचाते हैं। जी न्यूज को कभी आप देखिए, ये जी न्यूज जो अपने एक देशभक्त कहता है, कितनी गद्दारी करता है, जो है वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू के पापों, गद्दारी के पापों को ढकने के लिए। देखिए इसको, जी न्यूज वाले को। तो हमारा देश बहुत असुरक्षित है, बहुत असुरक्षित है। इस मीडिया से भी बहुत असुरक्षित है। तमाम ऐसे पत्रकारों का गिरोह है, बौद्धिक वर्ग का गिरोह है, चेक करिए। और सारे जो भारत विरोधी ताकतें हैं, बिल्कुल संरक्षण पा रही हैं ये मोदी जी का। जब ये बातें कही जाती हैं, तो बीजेपी के लोग अपने छोटे भाइयों को सिखा पढ़ा करके ये भेजते हैं कि नेहरू के विषय में जो कहा जाता है वो ठीक है, इंदिरा के विषय में कहा जाता है ठीक है। अरे आपने इन गद्दारों को बेनकाब क्यों नहीं किया, ये सवाल आप पर है। बीजेपी के लोगों ने इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू या गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को बेनकाब गद्दारी के रूप में बेनकाब क्यों नहीं किया, ये सवाल है। और इसको इस रूप में ये कहना कि गांधी के विषय में कहा, यूट्यूब वाले सर गांधी के विषय में कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू के विषय में कहते हैं, वो ठीक है, और हमको न लपेटे। अरे भाई तुम तो लिपटे ही हो, तुम तो लिपटे हुए ही हो, उसके साथ लिपटे हुआ, उसको लिपट करके जो है वो एक वो कुंडल कवच बन करके उसकी रक्षा कर रहे हो, गाउंटलेट बन करके, शील्ड बन करके। प्रश्न ये है इन गद्दारों का। प्रमाण देखिए ना, मोदी महोदय ने 2014 में बोला था कि इस जीएनपीसी, इस कांग्रेस ने इस देश को बहुत लूटा है, और इतना लूटा है कि यदि उसके लूटे हुए कालाधन को देश में वापस लाया जाए तो हर एक के खाते में 10-10 या 15-15 लाख तो आ ही जाएगा, यही बोले थे। हालांकि इसको जो इनके विरोधी हैं बोलते हैं कि हमारा 15 लाख रुपया लाओ, हमारा 15 लाख रुपया लाओ, ये बोलते हैं। लेकिन उन्होंने यही कहा था कि इस जीएनपीसी ने, इस कांग्रेस ने इस देश को इतना लूटा है कि ये उसको लूट करके जमा किए हुए काले धन को देश में वापस लाया जाए तो हर एक के खाते में 10-10 या 15-15 लाख रुपया आ जाएगा। तो मोदी महोदय की यही तो गद्दारी है। आपने बोला वो सारे जो मामले को आप घूंट गए, निगल गए, खा गए। कम से कम वो पैसा यदि आज आ गया होता तो विकास के कामों में लगता, और कच्चे तेल की कीमत कुछ भी हो जाए, उस सारे घाटे को पाट करके डीजल की कीमतों को नीचे लाते, महंगाई पर काबू करते, और महंगाई से हमारी जो जनता पिस रही है, जो त्रस्त हो रही है, उसको राहत दिलाते। यही तो गद्दारी है मोदी जी की। इनकी वफादारी इस जीएनपीसी के प्रति है। गांधी नेहरू मतलब देखिए मोदी जी की गद्दारी जरा देखिए। मोदी जी वोट लेंगे हमारे आम भारतीय भाई बहनों से, और प्रधानमंत्री बनने के बाद वफादारी और यानी वफादारी निभाएंगे जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी के, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के प्रति। ये गद्दारी उनकी।
यानी हमारी जनता महंगाई में पिसती रहे, लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी के काला धन को ये छुएंगे नहीं, लाएंगे नहीं। देश को हमारे और हमारे भारतीय भाई बहनों को महंगाई से बचाएंगे नहीं। ये गद्दारी हम वो मोदी जी की। और जब मोदी जी बोल चुके हैं कि ये कांग्रेस जो है सबसे बड़ी लुटेरी है, और यदि उसके काला धन को लाया जाए तो हर एक के खाते में 10-15 लाख रुपया आएगा। तो 10-15 लाख रुपया मत दीजिए आप, कम से कम जो तेल की कीमतें बढ़ी हुई हैं उसमें सब्सिडी डाल करके महंगाई को काबू करिए, और हमारी जो जनता जो है जो महंगाई से पिस रही है उसको राहत दिलाइए। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। इनकी वफादारी उस गद्दार कांग्रेस या गद्दार जेएनपीसी के प्रति है। इनकी मोदी जी की वफादारी। लेकिन जिस जनता ने इनको प्रधानमंत्री बनवाया या बनाया, उसके प्रति जो है उसके प्रति जो है जो कि महंगाई से पिस रही है, उसके प्रति इनका कोई कर्तव्य नहीं है। इनके अनुसार सिर्फ एक झूठा उपदेश कि सबका साथ सबका विश्वास। सबका विश्वास कैसे, सबका विश्वास या हमारे आम भारतीय भाई बहनों का विश्वास आपके ऊपर कैसे हो सकता है, जबकि आपकी वफादारी जो है इस गद्दार जेएनपीसी के प्रति है, उसके काला धन के प्रति है। तो ये सब सारी चीजें जब ये अपनी आवाम को बताया जा रहा है, तो अब इनको भारतीय एकता से तकलीफ है। यदि इसलिए तकलीफ है कि ये तो चलाते हैं हिंदू एकता। भारतीय एकता से तकलीफ जो है वो असदुद्दीन ओवैसी को है, क्योंकि वो चलाते हैं मुस्लिम एकता। भारतीय एकता से तकलीफ जो है ओम प्रकाश राजभर को है, क्योंकि वो चलाते हैं वो राजभरों की, क्योंकि वो चलाते हैं राजभर कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों की एकता की बात करते हैं। तो भारतीय एकता से उन सारी विखंडनकारी ताकतों को तकलीफ है जो कि समाज को तोड़ तोड़ के टुकड़ों में जो टुकड़ा है उसी में एकता की बात करते। एकता उगता नहीं, और वो भी एकता इसलिए सत्ता हथियाने के लिए। इसलिए इनकी भाषा तो जरा पहचानिए कि जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी। इसका मतलब, जिसकी क्या मतलब था? ओम प्रकाश राजभर, मायावती, चंद्रशेखर रावण, बामन मेश्रम, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग बताएं, ये जिसकी क्या होता है? ये पूरा समाज तो एक ही है ना। जिसकी क्या मतलब था? लेकिन उनकी सोच में कि जितने राजभर खाए जाने वाले भारतीय भाई बहन है वही बस उनके हैं। जितने निषाद कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन हैं वही सिर्फ जो है वो संजय निषाद के लिए हैं। जितने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं वही बस जो है वो वही बस जो है असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों के लिए हैं। जितने हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं वही सिर्फ जो है गद्दार पुष्पवंत कुलश्रेष्ठ और बीजेपी वालों के लिए हैं। ऐसे लोग ही तो हमारे देश की एकता को, हमारे उस माहौल को तबाह कर रहे हैं। ये देखिए, भारतीय जनता दल का तो मुख्य उद्देश्य है कि वो केंद्रित करता है अपने भारत राष्ट्र के लिए, अपने भारतीय भाई बहनों के लिए। लेकिन इस माहौल को नष्ट करने के लिए, इस माहौल को तबाह करने के लिए ये शक्तियां किस कदर किन घिनौने तरीकों से
और क्या इनकी सोच है, क्या इनकी मंशा है। जब तक हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इनको पहचानेंगे नहीं, तब तक इस स्थिति का निदान नहीं है और भारतीय एकता को स्थापित करने में बहुत बड़ी दिक्कत है। इसीलिए फिलहाल तात्कालिक रूप में नोटा ही एक मात्र विकल्प बचता है। नोटा से इन सारी ताकतों का, भारतीय समाज विरोधी ताकतों का एक माकूल जवाब और माकूल निदान इसी नोटा के जरिए, और नोटा का प्रतिशत, जैसा कि आवाजें आ रही हैं, समाचार मिल रहे हैं, खबरें आ रही हैं कि हमारी आवाम भी, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन भी बिल्कुल तैयार बैठे हैं। जो कम से कम 3 चरण बाकी है, 3 फेजेज या 3 चरण अभी चुनाव के अभी उत्तर प्रदेश में बाकी हैं। नोटा मत भूलिए, नोटा 90% के ऊपर लाइए। राहत की शुरुआत यहीं से है और इतना पक्का जाने कि ये सारी ताकतें भारत राष्ट्र के वजूद के लिए खतरा है। बीजेपी भी खतरा है। उसका सबसे बड़ा ये प्रमाण है कि इसमें जो बीजेपी के मुखिया हैं मोदी जी, वो अपने को भारतीय मानते ही नहीं है, ना तो देशवासियों को भारतीय मानते। तो यहीं से पहचानिए उनको। योगी महोदय से कहलवाइए। योगी महोदय तो कहते हैं कि हम कहते हैं गर्व से कि हम हिंदू हैं। मुख्यमंत्री की क्षमता में ये मंदिर घूमते हैं। मुख्यमंत्री की क्षमता में ये कांवड़िया पर जो है हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हैं। जरा वो जवाब दे दें योगी महोदय कि यदि आप ही के पद चिन्हों पर चल करके असदुद्दीन ओवैसी यदि मुख्यमंत्री बन जाता है और वो ताजिया पर जो है वो हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए, तो आपको कैसा लगेगा? अब आपको कैसा लगे या ना लगे, जितना बुरा देश को ये लगता है कि आप ये प्रदेश के मुख्यमंत्री होकर के एक पांथिक अनुष्ठान कांवड़िया इत्यादि पर जो है हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हैं। देश को जितना नागवार गुजरता है उतना ही नागवार गुजरेगा, जबकि असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग और जैसे लोग जो ताजिया पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएंगे। ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य नहीं। मुख्यमंत्री का कर्तव्य है लोगों की सेवा करना, और यह मान करके ये हमारे नागरिक हैं, हमारे देश के सामान्य नागरिक हैं। वो हिंदू नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, वो क्षत्रिय नहीं है, वो ब्राह्मण नहीं है, वो सिर्फ भारतीय नागरिक है। जिसमें यही भाव नहीं है, वो निश्चित तौर पर कोई भी प्रतिनिधि एमएलए बनने का और मुख्यमंत्री बनने का बिल्कुल वो पात्र विहीन है। पात्रता उसने खो दी है। आप लोगों को बरगला करके और जो है एक हिंदू सनातन हिंदू राष्ट्र का अफीम खिला करके जो है आप जो वोट ये छीनने की जो साजिश आप कर रहे हैं, यह देश को तो इस देश को तो कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन जब देश जागृत हो जाएगा तो यह देश योगी महोदय जैसे लोगों से पक्का हिसाब लेगा। और जो ये तमगा लूटते हैं कि उन्होंने अपराधियों का सफाया कर दिया, गुंडों का सफाया कर दिया, आप तुलना करते हैं ये गुंडों की जो पार्टी है, ये अखिलेश से तुलना करते हैं। कभी आप तुलना करिए जो कल्याण सिंह भी मुख्यमंत्री थे, उनसे तुलना आप करिए। कभी चरण सिंह भी मुख्यमंत्री थे,
उनसे तुलना करिए तो पता चल जाएगा। और योगी महोदय आपके शासनकाल में भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ गया, शायद आपको पता नहीं है कि जनता बहुत त्रस्त है। मतलब कि लेखपालों का भ्रष्टाचार, नायब तहसीलदारों का भ्रष्टाचार, तहसीलदारों का भ्रष्टाचार, कानूनगो लोगों का भ्रष्टाचार, एसडीएम लोगों का भ्रष्टाचार आपको दिखता नहीं है। वो भ्रष्टाचार महंगा हो गया है। जो काम होता था 10 रुपए में, आज वही काम होता है 100 रुपए में। आपको शर्म नहीं आती? ये सवाल। तो एक तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इस महंगाई से पिस रहे हैं, और दूसरा जो भ्रष्टाचार से पिस रहे हैं। और ऊपर से आपके योगी मोदी का झूठा और पाखंडी और चिढ़ाने वाला ये नारा कि सबका साथ सबका विश्वास। हमारे देश की जनता, हमारे देश के भारतीय अवाम, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन कदाप आप पर विश्वास नहीं कर सकते। बस इसी बात को ठान रहे हैं कि कैसे आपकी पार्टी का विनाश हो भारत की पावन धरती से। बहुत हो चुका। तो जो सिखाए पढ़ाए बीजेपी के छुट भैये, जो कि भारतीय जनता के दल के पदाधिकारी से बात करने आते हैं, वो ये कहते हैं कि 10 मार्च को यदि कुछ उल्टा सीधा हुआ, ये इनको सत्ता नहीं मिली, तो यूट्यूब वाले सर का जो है वो ढूंढ निकालेंगे और उनको क्या करेंगे। देखिए, ऐसा है कि सवाल इस बात का है कि मैं इसी देश में रहता हूं और मेरा पता ढूंढना यानी कोई मुश्किल नहीं है। तो सामने तो आओ, और अधिक से अधिक आप क्या कर सकते हैं? मार ही तो सकते हैं। तो ये तो हमारे देश की जनता, हमारे उत्तर प्रदेश की जनता भी देखेगी कि यानी भारतीय एकता से आपको इतनी बड़ी तकलीफ हो गई। लोगों में आपसी भाईचारे से आपको इतनी तकलीफ हो गई कि आप जो है मारपीट पर, हिंसा पर और हत्या करने पर जो है आप उतारू हो गए। यही तो राष्ट्रवाद का मुखौटा पान करके आपकी असलियत है। तो हमारे देश के लोग पहचाने कि ये राष्ट्रवादी लोग जो है अब जो है वो पता ढूंढ रहे हैं, हमारा पता ढूंढ रहे हैं। तो कोई मुश्किल नहीं है, सामने आइए। लेकिन ये जान लीजिए, और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन भी जान लें, हमारे आदरणीय भारतीय आवाम जान लें कि इनके इस तरह की धमकियों से और इस तरह विचारों से ये भारतीय जनता के दल का भारतीयता आधारित एकता, भाईचारा ये रुकेगा नहीं। और आप जो आपकी जो ये कुत्सित जो मानसिकता है और जो घिनौनी जो इस तरह से साजिश है, घिनौनी जो कारनामे हैं, उसका नाश होगा। हमको मारने से और हमारा पता ढूंढने से कुछ नहीं होगा। बेहतर है कि आप भी भारतीयता के माहौल में आइए, भारतीय बनिए, भारतीय नागरिक की तरफ व्यवहार करिए, सनातन की चिंता छोड़िए। सनातन वो बहुत महान पंथ है, और सनातन के रहनुमा बनने का दम्भ भी छोड़िए। आप सनातन के रहनुमा हो नहीं सकते। सनातन इतना महान पंथ है और इतने विशाल और इतने बड़े उसके आदर्श हैं, उसके आचरण है, और उसके प्रतिनिधि या उसके रहनुमा आप जैसे लोग होंगे? कदाप नहीं।
तो किसी की धमकी से, किसी को रोकने से भारतीय अवाम ताकत दल का ये जो मुहिम है पूरे देश में भारतीयता के आधार पर और भारतीयता आधारित एकता, भाईचारा, सद्भाव, इखलाक, मोहब्बत, आपसी सहयोग, आपसी सम्मान, आपसी जो है वो श्रद्धा, स्नेह, प्रेम और देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, अवाम परस्ती, मुल्क परस्ती, इसकी जो मुहिम है, इसकी जो कोशिश है और सुखद बात है, हमारी अवाम भी अब इसको धीरे धीरे समझना शुरू कर दी है। तो बेहतर है कि इसका जो विरोध करने वाले भी इसी में शरीक हो जाए, इसलिए कि वो भी अपने ही भारतीय भाई बहन हैं, भ्रमित हैं वो, तो अपने भ्रम को वो तोड़े और जो है भारतीयता के माहौल की जो मुहिम है उसमें शरीक हो और उसको मजबूत करें, बजाय कि हमारा जो है वो पता ढूंढे और धमकी दें हमको। और सबसे बड़ी बात, योगी मोदी की चिंता छोड़ करके हमारे देशवासियों की चिंता करें। वो ऐसे तत्व जो है वो जो बीजेपी के सिवा सालान है, योगी मोदी की चिंता छोड़ करके वह देशवासियों की चिंता करें और देश की चिंता करें, सब कुछ रास्ते पे आ जाएगा। लेकिन दिन रात योगी मोदी करके जो है माहौल को न बिगाड़ें। और ये समस्या सिर्फ वो बीजेपी में नहीं है, अखिलेश के भी चमचे। अब तक तो ये था कि अखिलेश आ रहे हैं, अब तो हो गया कि अब अखिलेश भाग रहे हैं, जो है चुनाव नतीजों के तुरंत बाद जो है वो जो है देश के बाहर भाग रहे हैं। पता नहीं वो क्या होगा, जो है जो जितने भी अंधभक्त हैं अखिलेश आ रहे हैं, समाजवादी आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं, समाजवादी आ रहे हैं। तो असल बात है ना कि सिर्फ झूठ बोलना, अफवाह फैलाना, तो ये हर तरह से अभिशाप हैं इस देश के। देश में हर तरह की गंदगी फैलाएंगे, जातिवाद करेंगे, जातिवाद के द्वारा जो है समाज को तोड़ेंगे, जो है वो गुंडागर्दी भी फैलाएंगे, गुंडों का साम्राज्य स्थापित करेंगे, माफियाओं का साम्राज्य स्थापित करेंगे, किसी की भी संपत्ति को वो जो है अपना ही समझ करके उस पर अवैध कब्जा भी कर लेंगे और जनता के ही पैसे से। एक और जनता जो है महंगाई हुआ, विपन्नता हुआ, मुफलिसी हुआ, इसमें पिस रही है और जनता के ही पैसे पर ऐश करते हैं। कोई कह रहा था कि ये अखिलेश जो है गाजियाबाद से दिल्ली भी जो है वो हेलीकॉप्टर से जाता है वो, और इन सबों को शर्म भी नहीं आती है कि जनता के पैसे पर ऐश करते हैं और उसी जनता को ये दुख भी देते हैं, माफियाओं के द्वारा, गुंडों के द्वारा कब्जा करते हैं। और ऐसे लोग जो है मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब भी रखते हैं। तो यही लोग तो अभिशाप हैं, यही लोग अभिशाप हैं। योगी महोदय तमगा लूट रहे हैं कि उन्होंने अपराधियों का सफाया कर दिया और मुख्तार अंसारी के ऊपर की संपत्तियों पर बुलडोजर चलवा दिया। तो योगी महोदय जरा ये अभी बताया गया है कि जनता हमारी महंगाई और भ्रष्टाचार से त्रस्त है और इन दोनों का निदान है। अपने मोदी महोदय से कहिए कि कम से कम सोनिया और राहुल के द्वारा लूट करके जो काला धन है उतना ही काला धन कम से कम 180 से लेकर 180 लाख से लेकर के 200 लाख करोड़, 180 से लेकर के 200 लाख करोड़ काला धन यदि आ जाए भारत में, तो सब्सिडी दे करके
और जितना घाटा है मैंने तेल में जो है सारा घाटा भर कर मैंने उसकी भरपाई करके तेल की कीमतों में कमी लाई जा सकती है। कमी वो लाएं, महंगाई को नीचे करें, और हमारी जो आवाम और हमारी महंगाई से पिसती हुई आदरणीय भारतीय आवाम को राहत दिलाएं। जो किसको, जिस आवाम ने और जिस इस देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनवाया। तो थोड़ी सी नमक होता है ना भाई कि मनुष्य जिसका नमक खाता है तो नमक का सरिया उसको अदा करता है। लेकिन इतने एहसान फरामोश हैं कि वोट तो ले लिया अब, लेकिन इनको चिंता और इनकी वफादारी है उन कांग्रेसियों के प्रति, राहुल के प्रति। राहुल को जब भी जरूरत होगा तो स्पेशल एयर इंडिया की फ्लाइट की व्यवस्था कर देंगे। उसकी जो है वैनिटी कार फंसी होगी इसमें कस्टम में, तो यानी वो छुड़ा देंगे। सारे जो है जो इसके व्यापारिक मैंने वो धंधे हैं सब ये चलवाएंगे। सोनिया गांधी की 3000 क्लस्टर बसें इसी दिल्ली में चलाएंगे। तो अब देखिए देश की डकैत जो है किस तरह से संसाधनों पर काबिज हैं, किस तरह से कमाई कर रहे हैं, देश को लूट रहे हैं, वो भी मोदी जी के संरक्षण में। और हमारी आम जनता जो है किस तरह से पिस रही है, और ऊपर से इनका उपदेश कि सबका साथ सबका विश्वास। तो इनके सबके साथ सबके विश्वास की असलियत को भी जानना जरूरी है। छलने वाला, धोखा देने वाला, तो इन्हीं आवश्यक। और जो 3 चरण बाकी हैं उत्तर प्रदेश में, सभी आदरणीय मतदातागण, भारतीय भाई बहन, उत्तर प्रदेश के भी और मणिपुर के भी, और खास करके उत्तर प्रदेश के विशेष रूप से आप सभी लोग जो है नोटा को मत भूलिए। हमारे सभी आदरणीय मतदातागण, भारतीय भाई बहन, नोटा को बिल्कुल न भूलें। और नोटा का बटन इस कदर दबाएं कि वो 90% के ऊपर जाए। तभी तो जो है जो कारगुजारी है योगी महोदय का और मोदी महोदय का बंद होगी। और खास करके योगी महोदय भी अखिलेश की तरह जो है अपना झोला और डेरा डंपा उठा करके जो है हिमालय की कंदराओं की ओर चल पड़ेंगे। तो ये बहुत आवश्यक है। तो इसलिए नोटा बिल्कुल मत भूलिए, भारतीयता के आधार पर एक होकर के। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।